हर काम का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, कोई ना कोई परिणाम तो निकलता ही है। कभी अच्छा, कभी बहुत बहुत बुरा। फिर भी इंसान हमेशा सच समझकर काम नहीं करता। फिर परीक्षा का परिणाम तो किसी के हाथ में नहीं होता, वो तो प्रश्न और परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। देखते हैं इस अभियान की परीक्षा का किसको क्या फल मिला। अधीश अपने पलंग पर लेटा हुआ था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आई। न जाने कितने विचार उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थे। पिछले कुछ दिनों में उसके जीवन में इतना कुछ घट गया था कि वो उसके साथ संतुलन ही नहीं बना पा रहा था। और सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ कैसे और क्यों आ गया है, वो किन लोगों के बीच में है और अब उसे क्या करना चाहिए। अब जब इतनी उठापटक हो चुकी है, उसके बाद अधिपति कैलाश किस परिणाम की बात कर रहे हैं, यही सारे प्रश्न अधीश के दिमाग में बहुत देर तक मंडराते रहे। जब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गया। बाहर देखा तो हल्का सा उजाला हो गया था। उसे मृगांक के कड़े की याद आई। वो उस कड़े को ध्यान से देखने लगा। देखते देखते उसे अचानक लगा कि कड़े के अंदर जो गोल गोल छल्ले जैसे बने हुए हैं वे धीरे धीरे हिल रहे हैं। अधीश को लगा उजाला कम है, इसलिए वे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसने और ध्यान से देखा, लेकिन वो सच में ही हिल रहे थे। बहुत गौर से देखने पर उसने पाया कि वो छल्ले धीरे धीरे अपनी जगह पर घूम रहे थे और एक दूसरे के साथ जगह बदल रहे थे। काफी देर तक ये देखते रहने पर अधीश को नींद आने लगी और उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, आज न्याय का दिन है। सभी लोग नगर के मुख्य चौक पर आ जाइए। सुनिए सुनिए सुनिए। सवेरे जल्दी ही इस मुनादी की आवाज से अधीश की नींद खुल गई। वो तैयार होकर अपने कमरे से निकला तो देवयानी भी वहीं जाने की तैयारी कर रही थी। चलो, अच्छा हुआ तुम उठ गए, साथ ही चौक तक चलते हैं। रास्ते में तुम मुझे ये भी बता देना कि कल रात वहां क्या क्या हुआ था, जब तुम्हें पिताजी ने अचानक बुलवा लिया था, देवयानी बोली। फिर वे दोनों आकर घोड़ा गाड़ी में बैठ गए और चालक ने गाड़ी चौक की ओर दौड़ा दी। कुछ खास नहीं हुआ। मूर्ख रविदास ने सोचा था कि वो पिताजी और अधिपति को चकमा देकर गोपाल दास को छुड़ा ले जाएगा, उल्टा खुद ही मुसीबत में फंस गया, अधीश बोला। फिर वे दोनों यही सब बातें करते हुए चौक पर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो नगर के ज्यादातर लोग पहले ही वहां मौजूद थे। अधिपति कैलाश और विश्वनाथ पुरोहित चौक के पास बने मंच पर बैठे हुए थे। आप सभी जानते हैं, गोपाल दास और हेमनगर के सेठ ने आपका भरोसा तोड़ा है। इन दोनों पर अवैध औषधियों के निर्माण और अनेक लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाने का आरोप है। पवित्र झील पर भी जिस कबीले ने कब्जा कर रखा था, वो भी इनके कहने पर ही काम करता था। वहां अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनका न्याय राजा के दरबार में होगा। यदि आप में से किसी को इनके पक्ष में कुछ कहना है या इन दोनों को अपनी सफाई देनी है तो अभी जनता के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। विश्वनाथ पुरोहित ने कहा। सजा, सजा, इन्हें सजा होनी चाहिए, जनता की आवाज आई। विश्वा ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया और कहा, जैसी नगरवासियों की इच्छा होगी वैसा ही होगा। अब इन्हें सजा के लिए राजा के दरबार में ले जाया जाएगा, क्योंकि रविदास ने सिर्फ अपने पिता को छुड़ाने के लिए षड्यंत्र रचा, बाकी किसी भी मामले में वो दोषी नहीं पाया गया। इसलिए उसे 1 महीने तक नगर की सफाई करने की सजा दी जाती है। उसे राजा के दरबार में नहीं ले जाया जाएगा। रविदास, गोपाल दास और सेठ तीनों सर झुकाए खड़े थे। थोड़ी ही देर बाद वासुदेव और उसके सैनिक उन तीनों को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़े। अब सभी लोग मंदिर परिसर में इकट्ठे होंगे। आज मेरे सबसे योग्य छात्रों की परीक्षा के परिणाम का दिन है, अधिपति कैलाश ने कहा तो जनता उत्साह से भर उठी। थोड़ी ही देर में वे सब मंदिर पहुंच गए, जहां सबके बैठने की व्यवस्था की गई थी। एक ऊंचे स्थान पर 2 कुर्सियां रखी हुई थीं, जिनमें से एक पर अधिपति कैलाश और दूसरी पर विश्वनाथ पुरोहित। पाणिक, प्रताप, कार्तिक, देवयानी, विभूति और अधीश, अभियान दल के सभी सदस्य एक ओर खड़े थे।
कुछ देर बाद अधिपति अपनी जगह पर खड़े हुए और बोलना शुरू किया। जैसा कि आप सभी को पता है, जौहरगढ़ में अवैध औषधियों और बंधुआ मजदूरी का जाल फैलाने वाले कुछ असामाजिक तत्वों को नष्ट करने के लिए मेरे ये 5 सबसे योग्य शिष्य और उत्तम सिद्धिधारक पाणिक एक अभियान पर निकले थे। ये अपने अभियान में पूरी तरह सफल रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इनका प्रदर्शन कैसा रहा और मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का उन्होंने किस तरह उपयोग किया, इस बात की आज मैं घोषणा करूंगा। फिर उन्होंने आगे कहा, इनमें विभूति अप्रत्यक्ष रूप से इस अभियान में शामिल हुआ था, जिस पर गोपाल दास के द्वारा जानलेवा हमला भी कराया गया। मुझे इस बात की पहले से ही जानकारी हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। जिस विभूति पर हमला हुआ वो उसकी छाया मात्र था। असली विभूति को मैंने निर्माणशाला में सुरक्षित रखा हुआ था। जनता अधिपति कैलाश की जय जयकार करने लगी। थोड़ी देर बाद वे फिर बोले, इतनी मुसीबतों के बाद भी मैं विभूति की ईमानदारी और मेहनत से प्रसन्न हूं। उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। फिर उन्होंने विभूति को बुलाकर सफेद कमलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। इसके बाद पाणिक को मंच पर बुलाया। अधिपति कैलाश ने कहा, वैसे तो पाणिक उत्तम सिद्धिधारक है और हमेशा ही इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है और इस अभियान में ये पथ प्रदर्शक के तौर पर शामिल हुआ था। फिर भी अधीश पर मुसीबत आने पर पाणिक ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। हम सभी पाणिक की वीरता, साहस और मित्र भावना का सम्मान करते हैं। विश्वनाथ पुरोहित ने उठकर पाणिक को गले लगा लिया और पुरस्कार के रूप में अपनी तलवार भेंट की। जनता एक बार फिर उत्साह से पाणिक के लिए नारे लगाने लगी। इसके बाद अधिपति आगे बोले, अब बारी है कार्तिक की, जो एक योग्य वायु सिद्धिधारक और औषधियों का ज्ञाता है, लेकिन इस अभियान की शुरुआत में ही अपनी असावधानी से घायल होकर न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथियों के लिए भी परेशानी का कारण बना। गांव वालों की सहायता के लिए कार्तिक की सराहना की जाएगी, लेकिन असावधानी की सजा के तौर पर अगले 6 महीने उसे अपनी सिद्धि का उपयोग करने से वंचित किया जाता है। साथ ही 6 महीने तक पूरी सावधानी से कार्तिक नगर की सीमा की रक्षा करने का काम करेगा। इस बार जनता की तरफ से कार्तिक का उत्साह बढ़ाने के लिए उसका नाम पुकारा जाने लगा। कार्तिक ने सिर झुकाकर अधिपति और विश्वा को प्रणाम किया और मंच के पास बैठ गया। अब बारी है प्रताप और देवयानी की, अधिपति ने कहा तो जनता में उत्साह की लहर दौड़ गई। वे दोनों मंच पर आए और अधिपति और विश्वा को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। अधिपति कैलाश ने बोलना शुरू किया, जैसी कि मुझे उम्मीद थी, प्रताप और देवयानी दोनों ने ही इस अभियान में उत्तम प्रदर्शन किया। चाहे वो गांव वालों की सहायता का निर्णय हो, अपनी जान पर खेलकर कार्तिक की जान बचाने का, हर स्थान पर सही निर्णय लेने और बहादुरी से युद्ध करने में दोनों ने ही एक दूसरे के बराबर ही प्रदर्शन किया है। इसलिए दोनों को ही समान वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए। इसके बाद दोनों को नीले कमलों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, अधिपति आगे बोले। देवयानी ने बहादुरी तो दिखाई, लेकिन साथ ही साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण न रखकर अनेक बार सबको मुसीबत में डाला है। इसके लिए देवयानी को 2 माह तक अपनी सिद्धि से वंचित रहने और नगर में दुखियारों की सेवा करने का आदेश दिया जाता है। देवयानी ने दोनों हाथ जोड़कर अधिपति से क्षमा मांगी। फिर दोनों मंच से उतर गए। अधिपति ने आगे कहा, अब बारी है उसकी जो सिद्धिधारक नहीं है, न ही बाकी शिष्यों की टक्कर का योद्धा है, लेकिन वीरता, बुद्धि और करुणा का संगम है। फिर भी इस अभियान में सबकी उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया है। वो है विश्वाजी का सुयोग्य पुत्र आयुष्मान अधीश। अब की बार जनता का उत्साह जैसे फूट पड़ा। बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट और उल्लास के सुर चारों दिशाओं में गूंजते रहे। अधीश मंच पर आया तो अधिपति कैलाश ने उसे स्वर्ण कमलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। फिर विश्वनाथ पुरोहित ने अपने पुत्र को कसकर गले लगा लिया। अधीश ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर अधिपति ने अधीश की बहादुरी के किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि अपने हाथ पैर बंधने पर भी अधीश ने बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने का संकल्प लिया और अपनी जान पर खेलकर सभी को बचाया भी। सभी अधीश की सफलता से खुश थे और उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन इन सब में सबसे अधिक प्रसन्न जो व्यक्ति था वो मंच से बहुत दूर एक कोने में खड़ा हुआ अधीश को दूर से देख रहा था। वो था वैद्य जगन्नाथ। आज अधीश ने सिद्ध कर दिया कि वो मेरा शिष्य बनने के योग्य है, जगन्नाथ ने अपने आप से कहा। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ
और सब अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। अधीश और विभूति हमेशा की तरह आज भी साथ थे और देवयानी तिरछी नजरों से उन दोनों को देख रही थी। फिर वे दोनों विभूति की घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमने निकल पड़े। रास्ते में अधीश ने विभूति को अपना कड़ा दिखाया। देख विभूति, मुझे एक पुराने मित्र ने ये उपहार दिया है। हाँ, ये तो तूने बताया ही था। ये मृगांक कौन है और कब तेरा मित्र बना? विभूति ने जिज्ञासा प्रकट की। दिव्य कलश की खोज में भटकते हुए मैंने अनेक मित्र बनाए हैं। उन्हीं में से एक है मृगांक। वो पवित्र झील के चारों ओर दूर दूर तक फैले जंगल का राजा है। उसी ने मुझे ये कड़ा उपहार में दिया है। अधीश ने विभूति के आगे अपनी कलाई बढ़ाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही विभूति ने उस कड़े को छूने की कोशिश की, उसे एक तेज झटका लगा और उसकी चीख निकल गई। आह! क्या है ये? मुझे झटका सा क्यों लगा? ये तुझे प्रताड़ित करने का यंत्र है। अब जब भी तू बोल बोल कर मेरा सर खाएगा, मैं तुझे इससे झटका लगा दिया करूंगा। अधीश ने हंसते हुए उत्तर दिया। अब तक वे दोनों एक बगीचे में पहुंच गए थे और वहीं बैठकर बातचीत करने लगे। मजाक मत कर भाई, सच सच बता, क्या चीज है ये? विभूति ने पूछा। अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई कि ये कड़ा आखिर किस काम आता है। ध्यान से देख, इस पर कई तरह के चित्र बने हैं। अधीश बोला। अरे ये तो चित्रलिपि है, कई हजार साल पुरानी चित्रलिपि। तुझे पता है इस कड़े की कीमत क्या होगी? चित्रलिपि को देखकर विभूति की आंखें अचरज से फैल गई थीं। कुछ स्वर्ण मोहरें? अधीश ने जवाब दिया। इसके पूर्व जीवन में तो एक स्वर्ण मोहर का मूल्य भी बहुत अधिक था। फिर भी विभूति का आश्चर्य देखकर उसने अधिक मूल्य बता दिया। नहीं बालक, इस कड़े का मूल्य इससे कहीं अधिक है, कई हजार स्वर्ण मोहरें, विभूति ने कहा। फिर भी अधीश ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हंसते हुए बोला, तुझे सब पता है ना? जैसे तू भूल गया क्या कि मुझे पुरानी चीजें इकट्ठी करने का कितना शौक है? विभूति ने कहा। अधीश को सच में ही ये बात याद नहीं थी। फिर बात संभालते हुए बोला, पुरानी का पता था, हजारों साल पुरानी का नहीं। अच्छा ये बता, ये चित्रलिपि कौन पढ़ सकता है? हमारे राज्य में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये लिपि पढ़नी आती है, विभूति ने सर हिलाते हुए कहा। वैसे तू कहे तो हम दोनों कल महाशय दिलीप के यहाँ चलकर उनसे पूछ सकते हैं। अब ये महाशय कौन है? अधीश ने सोचा, लेकिन विभूति को जैसे बोलने की बीमारी थी और यही एक बात अधीश को उसकी अच्छी लगती थी। बातों ही बातों में उसने दिलीप का पूरा परिचय गा दिया। वो इन सब का इतिहास का अध्यापक हुआ करता था और अगले दिन उनके घर जाने का कार्यक्रम तय हो गया। चल विभूति, काफी धूप हो चुकी है और भूख भी लगाई है, घर चलकर भोजन करते हैं, अधीश ने उठते हुए कहा। मैं यहां से सीधे अपने घर जाऊंगा। जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरी माताजी मेरे लिए दोनों जीवन का भोजन एक साथ करा देना चाहती हैं। मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूं, विभूति बोला। फिर जल्दी ही वे दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। खाना खाकर अधीश अपने कमरे में आकर आराम करने लगा। अचानक उसे उस माणिक की याद आ गई। अधीश ने जानबूझकर ही किसी को उसके बारे में नहीं बताया था। सही सही कारण तो उसे भी नहीं पता था। उसने बटुए से उसे निकालकर एक बार फिर ध्यान से देखा, लेकिन वो माणिक किसी साधारण रत्न की तरह ही दिखाई दे रहा था। अधीश को ना तो रत्नों के बारे में कोई जानकारी थी, न ही उनसे लगाव। फिर भी उस माणिक में कुछ तो निराला था। माणिक को वापस बटुए में बंद कर वो एक बार फिर कड़े को ध्यान से देखने लगा। उसे वे छल्ले फिर घूमते हुए दिखाई दिए। फिर उसने अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की तो पिछली रात की तरह उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में डूब गया। इधर प्रताप भी अपने कमरे में चुपचाप बैठा पिछले दिनों की घटनाओं को याद करने लगा। फिर एक घटना याद कर उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो बहुत देर तक धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। उसकी बाह पर देवयानी के दुपट्टे का टुकड़ा अब भी बंधा हुआ था। प्रताप ने धीरे से उसे खोला और अपनी संदूक में संभाल कर रख लिया। फिर आंखें बंद कर सोचने लगा। थोड़ी ही दूरी पर इस वस्त्र की स्वामिनी भी शायद उसके बारे में सोच रही थी और वास्तव में देवयानी भी ठीक इसी समय यही बात सोचकर मुस्कुरा रही थी। उसने भी अपना वो किनारी से फटा हुआ दुपट्टा बिना धुलवाए ही अच्छी तरह संभाल कर रख लिया था। वैद्य जगन्नाथ आज की सभा से बहुत प्रसन्न होकर लौटा था। आते ही वो एक बार फिर अपने ग्रंथों में डूब गया, लेकिन उसका मन अधिक देर तक पढ़ने में न लग सका।
अब वो जल्दी से जल्दी अधीश से मिलना चाहता था, लेकिन वो विश्वा के घर नहीं जा सकता था। अब वो सिर्फ इंतजार कर सकता था और चाहता था अधीश जल्दी से जल्दी उसके पास चला आए। लेकिन क्यों? क्या चाहता था जगन्नाथ अधीश से? क्या उस कड़े का जगन्नाथ से ही कोई संबंध था? उसे देखते ही अधीश नींद में क्यों डूब जाता था? क्या वो कड़ा किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।